हाय पेरेंट्स, मैं अनुज ऑटिज्म सक्सेस विद स्वयं चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको मेरे वीडियो से अगर हेल्प हो रही है तो प्लीज़ आप दूसरे पेरेंट्स को भी शेयर कीजिएगा जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, और वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वयं की स्कूलिंग जर्नी कैसी रही, जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ी, क्या चैलेंजेस उस जर्नी में आए और उन चैलेंजेस को हमने कैसे पावरफुली डील किया। तो आज मैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने वाली हूँ। ऑटिस्टिक बच्चे को स्कूल कब भेजे? ये सवाल हर उस माता पिता के मन में होता है जिनका बच्चा ऑटिस्टिक है। स्कूल भेजना एक बहुत बड़ा कदम होता है और सही समय पर निर्णय लेना भी बेहद आवश्यक है। जब स्वयं 2 साल का था तब हमें पता चला कि उसे ऑटिज्म है और बाद में थेरेपी स्टार्ट हुई। तब समय कोरोना का था तो सभी स्कूल बंद थे, सेंटर बंद था, सब कुछ बंद था, आंगनवाड़ी बंद थी, यानी कहीं पर भी हम बच्चों को डाल नहीं सकते थे। लेकिन 2022 में जब स्कूल स्टार्ट हुए तब मुझे स्वयं को स्कूल में डालना था, लेकिन उसके पहले बहुत सी चीज़ें थी जो हमें मैनेज करनी थी, क्योंकि पहली बार स्वयं घर से बाहर जाने वाला था। हमारे बिना एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी बच्चे के बाहर जाने के पहले वो है रूटीन सेटअप होना। तो बच्चे को पहले हमें रूटीन देना होगा, उसके दिमाग में हमें सेटअप करना होगा कि उठना कब है, उठने के बाद टॉयलेट जाना है, ब्रश करना है, नहाना है, कपड़े पहनना है, नाश्ता करना है और शूज पहनना है और उसके स्कूल बस से उसे स्कूल जाना है। नॉर्मल बच्चे के लिए ये चीज़ें नेचुरली होती है और उनके पेरेंट्स को वो बच्चे सीखते हैं, समझते हैं, तो कुछ भी इशू नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हमारे बच्चे को वो सिखाना पड़ता है और टाइम भी लग सकता है कि जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मेरे बच्चे को आज के आज नहीं आएगा, 10 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है और हर एक बच्चे का ग्रास्पिंग भी अलग होता है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले स्वयं का रूटीन सेटअप किया, उसका घर में प्रिपरेशन किया स्कूल डालने के 2-3 महीने पहले। और हर बच्चा अलग होता है, जैसे मैंने कहा कि किसी बच्चे को 10 दिन भी लग सकते हैं, किसी को 1 महीना लग सकता है या किसी को 2 महीने भी लग सकते हैं। तो स्वयं भी हमें बहुत परेशान करता था। कभी वो नहाना नहीं चाहता था तो कभी वो टॉयलेट नहीं जाना चाहता था, बहुत ही स्ट्रगल थे। लेकिन मैंने एफर्ट्स नहीं छोड़े, रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी रखी, डेली रूटीन सिखाने की। और ये सब सिखाने के बाद मैं स्कूल सर्च करने लगी कि सबसे पहले मैंने क्या किया पेरेंट्स की मुझे मालूम था कि मेरे बच्चे को स्पीच नहीं है, वो बोल नहीं सकता है, कभी कभी उसका मूड होता है तो कभी नहीं होता है, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ही मूडी होते हैं। कभी उन्हें कुछ चीज चाहिए तो कभी उन्हें वो नहीं चाहिए, ऐसे बहुत से स्ट्रगल थे। लेकिन मैंने एफर्ट्स नहीं छोड़े, हिम्मत नहीं हारी, रेगुलरिटी रखी, कंसिस्टेंसी रखी और हार्ड वर्क करती रही। तो जब मैंने स्वयं को ये सब चीजें प्रिपेयर किए, टॉयलेट जाना, ब्रश करना, नहाना, कपड़े पहनना, शूज पहनना, इसमें मैंने उसे ट्रेन किया। और फिर बारी आई स्कूल सर्चिंग की कि उसको कौन से स्कूल में डालना है, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ तो मुझे मालूम है कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहले मेरे मन में ये सवाल आया कि अगर मैं इसको ऐसे स्कूल में डालूंगी जहाँ की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है क्लास की, तो वहाँ मेरा बच्चा नेग्लेक्ट ही रहेगा, उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं रहेगा। ज़्यादा बच्चों में जो उसके क्लास टीचर है उनका ध्यान उतना नहीं रहेगा, क्योंकि उनको बहुत सारे बच्चे देखने होते हैं। तो फिर ढूंढूं तो कैसे स्कूल ढूंढूं, ये बहुत सारे सवाल मेरे मन में चल रहे थे। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत सारे स्कूल है, अच्छे अच्छे स्कूल है। तो मैंने सभी स्कूल में विजिट की, सबके साथ बात की, सबको मेरे बेटे का प्रॉब्लम बताया, वहाँ की कंडीशन देखी, वहाँ के क्लासरूम देखे, प्रिंसिपल से बात की, स्टाफ से बात की। लेकिन मुझे कहीं भी ऐसे नहीं लगा कि मेरे बेटे के लिए ये प्रॉपर स्कूल है।
तो फिर एक स्कूल नया आया था हमारे इधर की, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से वो बहुत ही दूर, यानी 5 किलोमीटर की दूरी पर था। तो मैंने वहाँ ट्राई किया, मैं वहाँ गई। और जब वहाँ मुझे पता चला कि इतने कम बच्चे क्लास में होते हैं, एक क्लास में 2 टीचर होती है, एक दीदी होती है बच्चों को देखने के लिए, तो मुझे वहाँ बहुत तसल्ली मिली कि यहाँ मेरा बेटा अच्छे से मैनेज हो सकता है। तो ये सब जानकारी मिलने के बाद मैंने क्लास टीचर से बात की, प्रिंसिपल से बात की, और मैंने मेरे बेटे का ऑटिज्म नहीं छुपाया, उनको पहले ही विजिट में बताया। यानी जितने भी स्कूल में मैं गई वहाँ पे ये बातें बताई, तो उन्होंने तो किसी ने हाँ बोला, किसी ने नहीं बोला, लेकिन स्कूल में मुझे बहुत अच्छा यानी हेल्प मिला। उन्होंने मेरी बात समझी, मेरे बात के ऊपर ध्यान दिया, और वो प्रिपेयर हो गए कि हम इसको यहाँ पे एडमिट करते हैं, यहाँ पे हम इसको एडमिशन देते हैं। तो इस तरह मैंने स्कूल का सर्च किया और उसे उस स्कूल में मैंने डाला। अभी क्या हुआ पेरेंट्स की, मुझे तो मेरे स्वयं के लिए एकदम परफेक्ट स्कूल मिली, क्योंकि उस स्कूल में एक्टिविटी बेस पर एजुकेशन था, और जो भी हम ओटी में लेते हैं अपने बच्चों के लिए प्राइमरी स्टेज पर, यानी फर्स्ट स्टेज पर जब हम ओटी लेते हैं, तो ओटी में हम जो कुछ भी सिखाते हैं वही नर्सरी का उनका एक्टिविटी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चे की यहाँ पे 3 आवर्स की ओटी ही हो रही है, तो इससे मेरे बच्चे में और इम्प्रूवमेंट आएगा। और ये मैंने उनके स्कूल के प्रिंसिपल से भी बोला कि आपका जो है पैटर्न वो मुझे बहुत पसंद आया, इससे मेरे बच्चे को बहुत हेल्प होगी। लेकिन अगला प्रॉब्लम ये था कि ट्रैवलिंग का, कि क्योंकि स्वयं जब भी हम ट्रैवल करते थे तो जैसे ही कुछ स्टॉप आया तो स्वयं उतरना चाहता था बस में से, वो बैठता नहीं था, ये सब इश्यूज थे। तो थोड़ा ये भी मेरे दिमाग में आया कि अब ट्रैवलिंग का कैसे करूं, अगर ये बस में नहीं बैठेगा, ठीक से नहीं रहेगा, उतरने की कोशिश करेगा, तो सब बच्चे डिस्टर्ब होंगे, स्कूल में पहुंचने के लिए देर हो जाएंगी, ये रोता रहेगा, और मैं स्पेशल से भी गाड़ी नहीं लगा सकती हूँ, इतनी दूर के लिए बहुत खर्चा होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे, लेकिन मैंने वहाँ पर भी अपने एफर्ट्स नहीं छोड़े, वहाँ पर भी मैंने कोशिश की। मैंने मेरे बेटे को ऐसे स्कूल जाते हुए बच्चे, बस में बैठे हुए बच्चे, बस में कैसे बैठते हैं, बस में कैसे चढ़ते हैं, कैसे स्कूल जाते हैं, इस तरह के फ्लैश कार्ड दिखाए, इमेजेस दिखाई, पिक्चर्स दिखाई, उन पिक्चर्स के ऊपर सोशल स्टोरी सुनाई, और मेरे स्वयं को मैंने ट्रैवलिंग के लिए स्कूल बस से जाने के लिए प्रिपेयर किया। और जब मैं उसे छोड़ने गई तो उसे समझाया कि देखो हमने कैसे पिक्चर में देखा था कि एक लड़का कैसे बस में चढ़ता है, कैसे बैठता है अपने फ्रेंड के साथ, तो स्वयं भी आज पहली बार स्कूल जाने वाला है, तो वो भी आज बस में बैठेगा और अच्छे से रहेगा, उतरेगा नहीं, क्योंकि गुड बॉय है स्वयं। तो ऐसे मैंने उसे पहले दिन समझाया, और ये मैं बार बार यानी 8 से 10 दिन तक मेरा यही उसके साथ वर्क था। जहाँ पे उसका स्टॉप है वहाँ पे हम जाते थे और उसे वही बात दोहराते थे, वही समझाते थे। तो इस तरह मेरे बेटे का जो ट्रैवलिंग का इशू था, जो मेरे मन में सवाल था कि मेरा बेटा ठीक से जाएगा कि नहीं, तो वो पेरेंट्स एकदम से सॉल्व हो गया। कि किसी भी दिन स्वयं की कोई कंप्लेंट नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो बहुत खुशी से बैठता था और बहुत अच्छे से स्कूल में जाता था। तो ये ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम तो मेरा सॉल्व हो गया। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने प्रिंसिपल मैम और क्लास टीचर से बात की थी कि मेरे बेटे को ऑटिज्म है, इसको ऐसे ऐसे इश्यूज है, इसको स्पीच नहीं है, लेकिन इसको सब समझता है सब, यानी इसको टॉयलेट पॉटी ये वगैरह सब वो बताता नहीं, लेकिन इशारों से या ऐसे खींच के अगर आप एक बार इसको वॉशरूम दिखा दो तो ये खुद से चला जाएगा। ऐसे मैंने उनको पहले ही बता दिया था मेरे बेटे के बारे में। और उनसे मैंने ये भी बात कही थी कि अगर आपको कोई भी मेरे बेटे का इश्यूज या कोई प्रॉब्लम न्यू दिखता हो या क्रिएट करता हो तो आप जरूर से मुझे कॉल कीजिए। और मैं भी हमेशा प्रिंसिपल मैम के साथ या स्वयं के क्लास टीचर के साथ हमेशा कम्युनिकेट रहती थी, उनके साथ बात करती थी। और उसकी जो क्लास टीचर थी वो तो बहुत ही अच्छे थे, उनका बहुत ही सपोर्टिव नेचर था। प्रिंसिपल मैम का तो बहुत ही सपोर्टिव नेचर है, वो पर्सनली मुझे टाइम देते थे अपना, और मैं उनसे बात करती थी कि आज स्वयं ने स्कूल में क्या प्रोग्रेस किया, क्या एक्टिविटी की, कौन सा इशू आया, क्या क्या हुआ, ऐसे हम डिस्कस करते थे। और फिर उसके ऊपर हम बातचीत करके मैं अपने डॉक्टर से या थेरेपिस्ट से पूछती थी कि अभी ये प्रॉब्लम स्वयं को स्कूल में हो रही है, ये मार रहा है बच्चों को, ये थूक रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तो मुझे
ऐसे में क्या करना है, किस तरह मुझे स्वयं को सिखाना है, समझाना है और डील करना है। तो जैसे जैसे मेरे डॉक्टर बताते थे, मेरे थेरेपिस्ट बताते थे, मैं उसी तरह स्वयं के साथ घर में वर्क करती थी और उसके टीचर को भी बोलती थी कि आप भी इसी तरह प्लीज प्लीज मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए आप इतना तो कर सकते ही हो मैम, तो प्लीज आप कीजिएगा, जिससे आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी और मेरा बच्चा भी ठीक से रहेगा। तो इस तरह उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, प्रिंसिपल मैम, क्लास टीचर और मैंने, हम तीनों ने मिलकर स्वयं के जो भी इश्यूज थे, जो भी प्रोग्रेस थी, उन सभी के ऊपर हमने सेलिब्रेशन भी किया, खुशी भी होती थी और जो भी कुछ इशू मालूम पड़ते थे उसके ऊपर हम काम भी करते थे। तो इस तरह मैंने इस स्ट्रगल पे काम किया। फ्रेंड्स, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने स्वयं को ऑटिज्म एक्सेप्ट किया और अवेयरनेस क्रिएट किया और स्वयं को घर में न रखकर कोशिश की कि उसे स्कूल जाना अच्छा लगे। मेरा एकेडमिक पर उतना प्रेशर नहीं था, मेरा यही फोकस था कि मेरा 3 आवर स्कूल में जाए, बच्चों के साथ बैठे, बच्चों के साथ खेले, बच्चों के साथ खाना खाए, कम्युनिकेशन करे और वहाँ सेटल हो जाए। जब भी मैं पेरेंट्स मीटिंग को जाती थी तो यही पूछती थी कि अब स्वयं कितने देर क्लास में बैठता है, अपनी बातें इशारों से बताता है क्या, या कौन सी एक्टिविटी करता है, क्या क्या करता है, यही मैं उनसे पूछती थी और उनसे जवाब पाकर मैं बहुत खुश होती थी अब मेरा बेटा इतना तो सेटल हुआ है, वाह कितनी अच्छी बात है। और उनके स्टाफ के प्रति मैं हमेशा ग्रेटफुल होती थी कि वो मेरे स्वयं को, उसके बिहेवियर को, उसके इश्यूज को मैनेज कर रहे थे और मैं भी उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल ना हो इसके लिए घर पर स्वयं के साथ रेगुलरिटी से थेरेपी करती थी, उसे थका कर स्कूल भेजती थी और स्कूल से भी उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया। मुझे स्पीच थेरेपी नहीं लगानी पड़ी, सिर्फ घर में प्रैक्टिस लेने से, स्कूल के एनवायरनमेंट से, स्कूल के हेल्प से मेरे बच्चे में बहुत ही स्पीडली स्पीच इम्प्रूवमेंट हुआ। तो पेरेंट्स स्वयं के स्कूल के पॉजिटिव सपोर्ट से स्वयं के स्पीच में इम्प्रूवमेंट आया और जो भी ऐसे कुछ इशू थे तो हमेशा मैं उनसे हेल्प मांगती थी, उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि आप भी स्वयं के साथ ऐसा कीजिए, ये प्रॉब्लम ऐसा करने से दूर होगा। तो वो भी मुझे सपोर्ट करते थे और ऐसे करके हम स्वयं के इश्यूज पर वर्क करते थे और वो दूर करने की कोशिश करते थे। टाइम लगता था लेकिन मैं गिव अप नहीं करती थी। तो ऐसी हमारी जर्नी एक हर्डल रेस थी। एक हर्डल क्रॉस किया कि थोड़े दिन के बाद दूसरा हर्डल सामने आता था, लेकिन मैं हमेशा प्रिपेयर रहती थी क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे बेटे में स्पेक्ट्रम आते रहेंगे, क्योंकि मेरे बेटे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो उसमें ऐसे अलग अलग स्पेक्ट्रम आते रहेंगे, उन स्पेक्ट्रम के ऊपर मैं काम करूंगी। स्पेक्ट्रम चले जाएंगे लेकिन फिर से नया कुछ तो भी आने वाला है, ये हमेशा मेरे ध्यान में रहता था। और धीरे धीरे आने वाले सभी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते गए। धीरे धीरे स्वयं का एकेडमिक में भी इंटरेस्ट बढ़ता गया और वो फिर हमारा थेरेपी टाइम का जो शेड्यूल होता था, हम 8 बजे या 8:30 बजे जो स्टार्ट करते थे खाना खाने के बाद, तो स्वयं के वो दिमाग में एक सेटअप हो गया था कि खाना खाने के बाद मम्मी मेरी पढ़ाई लेती है, हम ऐसे एक्टिविटीज करते हैं। तो वो जल्दी ही खाना खाने के बाद उठता था, ऐसे बेड के ऊपर टेबल लगाता था, अपने बुक्स लाता था, जो भी हम एक्टिविटीज लेते थे वो एक्टिविटीज के जो भी कोई टूल्स है वो सब निकाल कर बैठता था, कि जिससे मुझे समझ में आता था कि अभी स्वयं को पढ़ाई करनी है, एक्टिविटी करनी है। क्योंकि मेरे बेटे को उस समय स्पीच नहीं थी, लेकिन उसके उस एक्टिविटी से मैं समझ जाती थी कि अभी इसको एक्टिविटी करनी है, पढ़ाई करनी है, कुछ तो भी करना है। तो इस तरह हमारी स्कूल जर्नी नर्सरी से स्टार्ट हुई। अब स्वयं सीनियर केजी में है, अच्छे से स्कूल जाता है, सेटल हुआ है, एकेडमिक भी कर लेता है। कुछ एकेडमिक एरिया में पीछे है लेकिन कोई बात नहीं, वो भी स्वयं धीरे धीरे अचीव करेगा, ये मेरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मैं काम करती हूँ और हैप्पी एंड पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि अभी नहीं आ रहा है स्वयं को, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे वो जरूर आएगा, क्योंकि धीरे धीरे रोज की प्रैक्टिस से मेरा बेटा वो बात भी सीख जाएगा। तो ऐसे मैं खुद के ऊपर काम करती हूँ, मेरे बच्चे के साथ काम करती हूँ, पॉजिटिव सोच रखती हूँ और हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश करती हूँ। तो पेरेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो तक। हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू सो मच।